नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारा ये जो सेगमेंट जो चल रहा है, तो यूपी स्पेशल वाली यानी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो होगा। जैसे कि कुछ वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में समान अध्ययन से रिलेटेड जो है बहुत चीज़ें जाना था, जैसे कि भौतिक संरचना पढ़ लिया था, कुछ नदियों के बारे में भी चर्चा किया था। तो इसी टॉपिक को जो है कंटिन्यू करते हुए आज जो है अगले क्रम में हम जो है आज की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश में संबंधित झील और ताल, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है झील और ताल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेक पे डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है इसी में जहाँ इरिगेशन पे, सिंचाई से रिलेटेड भी चीज़ों को जो है हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इन दो पे ये जो वीडियो जो होगा, इन दो महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो इसी क्रम में एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम जो है समझते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर जो बात करें झील की, झील यानी जो लेक जो होते हैं, तो लेक तो इंडिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे कि भारत में बहुत सारे झीलों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक और ये पूर्वोत्तर भारत तक बहुत सारे ऐसे झील हैं। लेकिन यूपी के एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है हम मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे झील और तालाब हैं उन पे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा इस सेगमेंट में, पिछले सेगमेंट की तरह, पिछले टॉपिक की तरह। तो जैसे कि सबसे पहले हम जो है झील को समझ लेंगे। झील होते क्या हैं, झील जो है होते क्या हैं इनको जान लें। झील यानी लेक की अगर जो हम बात करें, ठीक है, तो लेक जो होते हैं तो इनकी सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि इसमें जो है ये स्थिर जल होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर जल होते हैं। स्थिर जल का मतलब क्या कि इस जल में जो है कोई अपवाह नहीं होता है। जैसे कि नदियों के जल में क्या होती है, धारा होती है, करंट होते हैं, अपवाह होते हैं, जबकि झील में जल का अपवाह नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं कि जल का एक तरह से भंडार रहता है, जल का यहाँ पे भंडार रहता है। और ये भंडार का कारण क्या हो सकता है, किन कारणों से यह जो है जल का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जहाँ भी अगर जो भंडार होगा, ठीक है, तो हर जगह तो भंडार होगा नहीं, यानी ये कह सकते हैं कि सामान्य से जो भूमि जो थोड़ी ढाल होगी, ठीक है, वहीं पे जल का भंडारण होगा, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पे देखा जाए तो झील भी जो है तरह तरह के बनते हैं, यानी झील देखा जाए तो कई तरह के बनते हैं। तो उन सारे झील पे डिस्कस करते हुए हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो झील तो समझ में आ गया कि झील जो होते हैं स्थिर जल का भंडार होता है या भंडारण होते हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो जहाँ पर ढाल होगा। और ढाल कैसे हो सकता है, तो मेनली देखा जाए तो या तो फिर जहां पर सामान्य भूमि से, यानी कोई प्लेन एरिया हो, सामान्य भूमि से अगर जो कोई ढलान भूमि हो वहां पर ढाल मिल सकता है, ठीक है। या दूसरा ये हम देख सकते हैं कि जहां पर पर्वत के बीच में कोई घाटी हो, वैली हो, ठीक है, पर्वत के बीच में कोई घाटी या वैली हो और उसी में जा करके जल भर जाता है, तो इस तरह से झीलों का निर्माण होता है, ठीक है। और यह फिर इन्हीं झील के द्वारा होता क्या है कि धीरे धीरे जो है नदियों को निकाल लिया जाता है, नहरों को निकाल लिया जाता है, ठीक है, झील बना करके। जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो झील जो होते हैं, तो इन्हीं झीलों से क्या होता है, नदियाँ निकल जाती हैं, नहरें निकल जाते हैं, ठीक है। तो झील के पहले हम प्रकार पे चर्चा करेंगे, ठीक है। झील के पहले टाइप पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जो हम प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ लेक, झील के अगर जो हम प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ लेक, ठीक है, तो झील जो होते हैं मुख्यतः देखा जाए तो झील जो है
झील जो है हिमानी झीलें होती हैं, हिमानी झील, ठीक है। हिमानी झील की अगर जो बात किया जाए तो ये जो झील जो होते हैं, हिमानी झील की अगर जो बात करें तो इनको हम ग्लेशियर लेक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। और ग्लेशियर का नाम लेते ही जो है दिमाग में ये तो समझ में आ गया होगा कि यानी ये जो झील हैं कैसे बने हैं, ये ग्लेशियर से बने हैं, ठीक है। जैसे कि नदियाँ जो है ग्लेशियर से बन जाते हैं, तो उसी तरह से झील भी क्या होते हैं, ग्लेशियर से बने होते हैं। और इन ग्लेशियर वाली झीलों की अगर जो हम चर्चा करें तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मानसरोवर का नाम, मानसरोवर झील, जो कि यहाँ से दो बड़ी प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु है, ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे झील हैं। तो एक झील की कैटेगरी क्या है? हिमानी झील, ठीक है, या ग्लेशियर झील बोलते हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो टेक्टोनिक लेक भी कहते हैं, टेक्टोनिक लेक, विवर्तनिकी झील। क्या है? टेक्टोनिक लेक या विवर्तनिकी झील कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देन इसी तरह से देखा जाए तो और जो झील जो होती हैं इसमें, और जो झील जो होती हैं इसमें जो है पवन निर्मित झील या पवन झील बोल सकते हैं। यह झील जो है कौन बनाता है? हवाएं बनाती हैं, ठीक है। उसी तरह से झीलों की कैटेगरी में देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लेक होते हैं जिनको हम लैंगून झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगून झील, ठीक है, लैंगून झील। और इसी तरह से एक और जो है लैंगून के साथ साथ एक जो है अनूप झील होता है, अनूप झील। और अनूप झील लैंगून झील देखा जाए तो समानता जो है एक ही तरह के होते हैं, इसमें थोड़ा मोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी इस तरह से अगर जो देखा जाए तो काइंड ऑफ लेक की अगर जो हम बात करें तो ग्लेशियर लेक, टेक्टोनिक लेक, एलाइवल लेक, पवन वाले झील, ठीक है, हवाओं से बनते हैं, लैंगून या अनूप झील, ठीक है। तो इतने तरह से झीलें होते हैं। तो पहले हम झील के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे, उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में झीलें कौन कौन से हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें पहले नंबर की झील, यानी फर्स्ट टाइप की जो झील है वो हिमानी। अब हिमानी झील का मतलब क्या है कि ऊपर जो टेम्परेचर कम हुआ और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या पूरा जो है बर्फ़ से ढक गया, ग्लेशियर से ढक गया। और ग्लेशियर जब ढकता है तो उसके ऊपरे सतह पे तो सॉलिड होता है, लेकिन नीचे से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है थोड़ा उसका कम होने के कारण, मतलब ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लेकिन यह जो थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि नीचे का पानी रिस करके वो आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से यह जो है आ करके उसी ढलान वाले जगह पे स्टोर होने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ा, बहुत लंबे क्षेत्र में पानी का जब भंडारण जब हो जाता है तो इस तरह की झील को हम क्या कहते हैं? हिमानी झील या ग्लेशियर झील के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर जो टेक्टोनिक लेक की हम बात करते हैं तो ये इस तरह की जो झील जो होती है ये भी पर्वतों के बीच में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी जो होता है वह किसी हिमानी के पिघलने से नहीं, बल्कि वह कैसे होते हैं? वर्षा का जल आकर के उसमें भर जाता है। तो इस तरह की झील को हम विवर्तनिकी झील या टेक्टोनिक लेक के नाम से जानते हैं। अगर जो हम बात करें पवन निर्मित झील की तो इस तरह की झीलें जो है सामान्यतः उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर बालू के कण होते हैं या धूल होते हैं। तो धूल और मतलब ये डेजर्ट में होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं। तो धूल या बालू के कण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि हवाओं के साथ ये क्या करते हैं? मूव ऑन होते रहते हैं, यानी ये अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। यानी हवाएं जो होती हैं क्या करती हैं कि एक साथ जो है आती हैं और फिर इनको ले करके चली जाती हैं, धूल को लेकर चली जाती है। फिर इसका प्रेशर कम होता है तो फिर क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होने लगता है। तो इसी तरह से ये बार बार चीज़ें जो ये रिपीट होते चली जाती हैं, रिपीट जो है होती रहती हैं और यह एक खड्डा बन जाता है। और वर्षा होने के बाद क्या होता है कि इसी खड्डे में जल भर जाता है। तो इस तरह की झील को हम क्या पवन निर्मित झील या पवन झील के नाम से जानते हैं। यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो पवन वाली झीलें जो है मुख्यतः आपके राजस्थान में मिलेंगे। कहाँ पर? राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है। दूसरे सेंस में देखेंगे जो लैंगून, तो लैंगून या जो अनूप झील का जो कंसेप्ट है तो ये आपको सागर के किनारे मिलेंगे। यानी इसमें जो जल जो भरा जो होता है वो समुद्र का ही होता है, यानी समुद्र का जल जो है वो जल स्तर उसका बढ़ने से या कह सकते हैं कि उन्हीं से कनेक्टेड होता है। लेकिन देखा जाए तो यह आपको कनेक्टेड कहीं से दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें जो जल जो भरा होता है वो समुद्र का जल होता है। तो लैंगून या अनूप झील जहाँ भी होती हैं इसका पानी जो है थोड़ा खारा होता है। सामान्य झीलों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये
खारा जल इसमें भरे होते हैं। और इस तरह की झीलों का प्रमुख जो उदाहरण है ये आपका लैंगून झील के एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये कोलोरू झील है, ठीक है, लोकटक झील है, ठीक है, चिल्का झील, ये सब सारे के सारे किस तरह के झील हैं, तो यह जो है लैंगून और अनूप झील की कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों में माइनर डिफरेंट है, इसको मैं डिस्कस करते चलूँगा। इसी तरह की झीलों की कैटेगरी में एक और टाइप का झील जो है आप लोगों ने सुना होगा, क्रेटर झील। इसका नाम क्या है? क्रेटर झील। वही अगर जो हम क्रेटर झील की बात करें, क्रेटर झील की अगर जो बात किया जाए तो क्रेटर झील होता क्या है कि जनरली इस तरह की झीलें जो होते हैं उल्का पिंड के गिरने से, ठीक है, या फिर ज्वालामुखी के उद्गार से यह झीलें बन जाती हैं और आकर के वर्षा के दिनों में यहाँ पे आकर के जल भर जाता है। और इस जल को हम क्या कहते हैं, इस जल भरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रेटर झील देखा जाए तो भारत में सिर्फ एक ही है और इस झील को हम क्या बोलते हैं? तो यह लोनार झील के नाम से जाना जाता है और यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। एक बड़ा टॉपिक होगा ज्योग्राफी, हम जब पढ़ेंगे ना तो ज्योग्राफी में झील के टाइप पे प्रॉपर हम एग्जाम्पल सहित बताएंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होता क्या है कि कुछ जो है झीलों के पीछे सागरों का नाम ऐड कर दिया जाता है, जैसे कि फतेह सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, इस तरह से कुछ सागरों का नाम ऐड करके पूछता है कि इसमें से कौन सा हुसैन सागर, कौन सा पवन निर्मित झील है, या लोकटक झील है, या विवर्तन की यानी टेक्टोनिक लेक है, या क्रेटर झील है, ठीक है। तो जब जानते रहेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। बाय द वे इस तरह के क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही कठिनाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन कठिनाई से घबराना नहीं है। पूरा क्यूबिक क्लासेस की टीम आपके सपोर्ट में कंधे से कंधे मिला करके चलेगी जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। बस उसी क्रम में जो है हम लोगों को 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट पे एफर्ट करना है, खुद का प्रयास और प्लस एक्सपर्ट टीम के प्रयास से आपका रास्ता जो है आसान हो जाएगा और निश्चित ही आप जो है अपने एग्जाम में सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ झील उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ झीलों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो भी जो झीलें हैं तो ये मैदानी क्षेत्रों में है। ये झीलें कैसी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में न तो आपको कोई क्रेटर वाला झील मिलेगा, न तो यहाँ पे कोई सागर समुद्र है, ठीक है, न तो यहाँ पे क्या हिमानी है, ठीक है, न तो यहाँ पे विवर्तन की, इस तरह के झीलें नहीं है। लेकिन ढाल की अगर जो हम चर्चा करें तो ढाल हैं, और ये ढाल आपको कहाँ मिलेंगे? तो नदियों के बेसिन में मिलेंगे, ठीक है, या पहाड़ों के निचले वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। यानी हिमालय का जहाँ जहाँ है जो तराई जो एरिया है तो वहीं पे क्या होता है कि एक जो है ढलान जगह होता है, जा करके वहाँ पे पानी जल जो है भर जाता है और यह जल जो है लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उसी को झील या ताल का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। यानी वही जो है झील या ताल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो है हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ जो है प्रमुख तालों के बारे में पढ़ते चलेंगे, झीलों के बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ हम झील का नाम देंगे और इसी को, जैसे कि उत्तर प्रदेश में इन झील या ताल वाले क्षेत्रों को कुंड का भी दर्जा दिया गया, यानी इन्हीं को हम कुंड के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। तो चलो, तो झील यानी एक हमारा ये जो होगा कुंड या झील हो जाएगा, और दूसरा जिला। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहीं अगर हम बात करें तो बड़ा ताल या गोखुर, गोखुर का मतलब क्या है कि इसका जो शेप जो है ना, गाय का जो पैर जो होता है ना उसी तरह का बना होता है, यानी गाय का जो पैर जो होता है उसी तरह का ये बना होता है। तो इसको बड़ा ताल या गोखुर के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ है? तो शाहजहांपुर में है। कहाँ पर है ये? शाहजहांपुर में। वहीं अगर जो शाहजहांपुर के लोकेशन की बात करें तो यह जो है बरेली से और लखनऊ से सटा हुआ जिला है, ठीक है। तो ये बीच में एक बड़ा झील है जिसको बड़ा ताल के नाम से जानते हैं, या इसको गोखुर झील भी कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पयाग, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है, पयाग झील। तो पयाग झील आपका कहाँ है? बहराइच में है। पयाग झील कहाँ पर है? बहराइच में है। वहीं पार्वती या अर्गा झील की अगर जो बात करें तो ये गोंडा में है। पार्वती या अर्गा झील कहाँ पर है? ये गोंडा में है। वहीं चिरगो, तिरसी, टांडा, दारती ताल या दरगाट के नाम से जाना जाता है, यानी इसी को सिरसी, जिरगो, ठीक है,
टांडा दरगारती ताल के नाम से जाना जाता है और यह कहाँ पे है, तो मिर्ज़ापुर में है। और मिर्ज़ापुर में झील रहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मिर्ज़ापुर खुद अपने आप में एक पठारी क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतों वाला एरिया है। तो पर्वतों का जो ढलान जो बनता है उसी में जा कर के पानी भर जाता है और यह पानी लंबे समय तक बना रहता है, ठीक है। तो जैसे कि जिरगो है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि जो प्रादेशिक जो सेनाएं जो होती है, तो ये अपने ट्रेनिंग के लिए इस जगह का चुनाव करती हैं, जो कि जिरगो के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि चुनार के पास में पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्थल है। अगला जो होगा बखीरा झील। बखीरा झील जो है संत कबीर नगर में है और बखीरा झील जो है पक्षियों के लिए जाना जाता है, यानी इसके आसपास तराई होने की वजह से यहाँ पे जो जलीय जो पक्षियाँ हैं ज़्यादातर इसके अगल बगल आपको मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जो बखीरा झील है आपको कहाँ मिलेगा, यह जो है संत कबीर नगर में मिलेगा। वहीं रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल, रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है और ये बहुत ही फेमस जगह है। रामगढ़ ताल जो है आजकल इसको जो है बहुत ज़्यादा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और मॉडिफाई होने की वजह से और इसको देखने के बाद ऐसा अनुभूति होता है कि यह एक सागर, मतलब इसको पूरी तरह से इसको फर्निश्ड कर दिया गया, मतलब ये घाट वाट इस बना दिया गया है और एक शूटिंग प्लेस इसको अरेंज कर दिया गया है। चिलुआ ताल ये दोनों जो है ये जो है मैदानी भाग है, जबकि रामगढ़ ताल जो बिल्कुल ये गोरखपुर शहर में ही पड़ता है, ठीक है। तो चिलुआ ताल और रामगढ़ ताल ये दोनों कहाँ पर हैं, तो गोरखपुर में है। उसी तरह से आगे देखा जाए तो नवाबगंज झील और कुंद्रा, नवाबगंज झील और कुंद्रा समुद्र यह कहाँ है, तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है ये, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी क्रम में आगे देखा जाए तो करैला और इटौजा झील क्या है, करैला या इटौजा झील कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। जबकि भुंग ताल और बिसिथा ताल क्या है, भुंग ताल या बिसिथा ताल ये आपका रायबरेली में। ये सारे के सारे क्या है, ये मैदानी क्षेत्र में ढलान स्थल है जहाँ पर वर्ष भर पूरा जल का भंडारण आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी पूरे साल यहाँ पे जल आपको देखने के लिए मिलेगा। करैला या इटौजा झील आपका लखनऊ में है, जबकि भुंग ताल और बिसिथा ताल आपका कहाँ है, रायबरेली में है। वहीं लिलूर क्या है, लिलूर झील कहाँ पर है, बरेली में। ये नाम से भी समझ में आएगा, ल आपको कॉमन वर्ड मिल रहा है, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। लिलूर झील कहाँ पे है, बरेली में है। अगला देखा जाए तो थिथुरा झील या मोराई ताल क्या है, थिथुरा झील या मोराई ताल जो है यह फतेहपुर में, जो कि कानपुर के पास पड़ता है। अजगरा और नुइया झील यह प्रतापगढ़ में पड़ता है। जबकि सुरहा ताल जो है गंगा और घाघरा का बीच में जब जल स्तर बढ़ने से तो बाढ़ से यह क्षेत्र भर जाता है, जल स्तर यहाँ पे आ जाता है और फिर दोबारा उस नदी में नहीं जाता है, जो कि सुरहा ताल क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं मोती और गौर झील यह जो है रामपुर में पड़ता है। जबकि शुक्रताल क्या है, शुक्रताल और मुजफ्फरनगर क्या है, शुक्रताल कहाँ, मुजफ्फरनगर में है। जबकि रामताल यानी रामगढ़ ताल गोरखपुर में, तो रामताल कहाँ पर है, मेरठ में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला होगा कीमत। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कीमत कहाँ पर है, आगरा में। मोती ये भी पूछा हुआ है, मोती झील ये कानपुर में, इसको याद रखिएगा। गोविंद, अभी मैंने बताया ना मानव निर्मित झील है, इस पर भी जो है हमारा पिछला वीडियो जो गया था तो इस पर हम लोगों ने प्रॉपर जो है डिस्कस किया था, गोविंद बल्लभ पंत सागर और गोविंद सागर। तो गोविंद सागर के बारे में मैंने बताया था कि ये हिमाचल में है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पे है, सोनभद्र में है, याद रखिएगा कहाँ पे है। अलवरा झील यह विदेशी पक्षियों के आगमन का स्थल है, जो कि कौशाम्बी में, कौशाम्बी प्रयागराज के बगल वाला जिला है। अवधी ताल यह जो है वाराणसी में, अवधी ताल। राजा का बंद लोधी और भोजपुर ताल इंपॉर्टेंट है, जो कि सुल्तानपुर में है। वहीं जो है दरवान झील क्या है, दरवान झील यह कहाँ पर है, फैजाबाद में। दरवान झील कहाँ पर है, फैजाबाद में। वहीं जो है देखा जाए बाल हापरा, ये जो है आपको PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये जितना मैं इम्पोर्टेंट जो कर रहा हूँ इसको आप
समझ कर रखिएगा, याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वहीं लक्ष्मी ताल और बरू सागर की बात करें तो ये बरू सागर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बरू सागर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लेख है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। या कहाँ पर है, तो ये झांसी में है। वहीं अगर जो हम सागर ताल की बात करें तो सागर ताल कहाँ पर है, तो बदायूं में है। सागर ताल कहाँ पर है, बदायूं में है। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखा जाए तो मदन सागर, यह जो है मदन सागर कहाँ है, महोबा में है। जबकि पंगौली, फुलहार झील और गोमती ये पीलीभीत में। और इसके बारे में मैंने बताया था, गोमती या इसको गोमल के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, गोमल, या इसी को गोमा तालाब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोमा तालाब। यानी पीलीभीत का जो गोमा तालाब है, पीलीभीत का जो गोमा तालाब है ना, पीलीभीत का गोमा तालाब, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। इसको याद रखिएगा। दहर झील और भिजवा झील, क्या है, दहर झील और भिजवा झील, जो कि हरदोई में है। देवरिया, नाम देखिए, नाम है देवरिया ताल, लेकिन है कहाँ, ये कन्नौज में है। नाम जो है देवरिया ताल है, लेकिन है ये कन्नौज में, याद रखिएगा। देवरिया ताल की जगह पे देवरिया मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। क्या है, भाखा झील, क्या है, भाखा झील, यह जो है इटावा में है। कहाँ पर है, ये इटावा में है। नेक्स्ट देखा जाए तो सीताकुंड और चक्रकुंड, नौमिस, यह सीतापुर में है। सीताकुंड और चक्रकुंड, यह भरतकुंड अयोध्या में है। भरतकुंड ये भी क्या है, एक ताल है, झील है, जो कि ये अयोध्या में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी कुंड, यह मथुरा में है, मथुरा में। ठीक है, कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड और नौ झील ये मथुरा में है। ये सारे झील जो है नीचे वाले सभी जो है मथुरा में है। डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में जितने सारे जो महत्वपूर्ण झील और तालाब थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब अगले क्रम में हम सिंचाई के साधन को समझेंगे। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन को समझेंगे। तो आपको पता है कि जो यूपी जो है, एक जो है राज्यों में देखा जाए तो एक कृषि प्रधान राज्य है। यानी यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे खेती का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। और खेती के लिए देखा जाए, यानी कृषि कार्य के लिए सबसे उपयोगी क्या होने चाहिए, तो इरिगेशन। जहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्थाएं जो प्रॉपर रूप से बनी रहती हैं, तो वहाँ पे कृषि कार्य भी बहुत ही अच्छे स्तर पर किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जनरली अगर जो हम बात करें सिंचाई के साधनों की, तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन क्या हैं, तालाब हैं, पोखरा है, झील है और नदियां हैं। ठीक है, वहीं देखा जाए तो कुएं भी हैं, नलकूप भी हैं और नहरों से है। तो अगर जो इन सिंचाई में हम देखें, जब बाय द वे अगर जो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है, तो नलकूप के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नलकूप के द्वारा होता है। यानी नलकूप के माध्यम से देखा जाए तो लगभग जो है आधे से अधिक कृषि योग्य भूमि, यानी लगभग 63% जो भूमि है, इसका सिंचाई के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये नलकूप से। कैसे करते हैं, नलकूपों से इसकी सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। जबकि दूसरे नंबर पे आपका नहर आ जाता है और तीसरे नंबर पे आपका तालाब, पोखरा और कुआं। ठीक है, चौथे पे कुआं। हालांकि ये जो दोनों जो सिंचाई के जो माध्यम है, कौन, तालाब और कुआं, यह जो है अति प्राचीन है। प्राचीन समय में जब नलकूप जब उतना जब डेवलप नहीं था, तो कुआं में और तालाबों में वही वर्षा के समय जा कर के पानी जो है भर जाता था, जल स्तर बढ़ जाते थे, और उसी को हम डेकची या रहट वगैरह से, कुएं में जनरली जो है रहट वगैरह का यूज़ करके चेन की तरह हुआ करता था, और बैल से या आदमी जो खुद उसको हाथ से खींच करके सिंचाई। तो ये बहुत ही जो है, ये जो सिंचाई के जो माध्यम थे, तो ये बहुत ही इसमें मेहनत एफर्ट लगता था, और ज़्यादा मेहनत के बाद भी कम क्षेत्र का सिंचाई कर पाते थे। बाद में सबसे पहले 1830 में 1930 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश का पहला नलकूप जो है मेरठ में लगाया गया।
कहाँ, मेरठ में लगाया गया, जो कि सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया गया। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार नलकूप जो है कहाँ लगाया गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जानते रहिए कि उत्तर प्रदेश में पहला नलकूप जो 1930 में कहाँ, मेरठ में लगाया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाया गया। ठीक है, और उसके बाद आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इरिगेशन के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वह जो है नलकूप का किया जाता है। यानी कुल कृषि योग्य भूमि का आधा से ज़्यादा भूमि की सिंचाई कैसे होती है, तो ये नलकूपों के द्वारा होती है। वही अगर जो हम दूसरे स्तर पे बात करें मध्यम और बृहद सिंचाई, तो मध्यम और बृहद सिंचाई के लिए जो है तमाम सिंचाई से रिलेटेड परियोजनाएं बनाई गई। और ये परियोजना कैसे बनी, तो नदियों पे बने, डैम पे बने। ठीक है, जैसे कि मैंने हथनी कुंड का नाम लिया, और भी माटा टीला डैम का नाम लिया। ठीक है, गोविंद बल, ये सारे रिहन डैम का नाम लिया, तो ये बनाए गए। और इन परियोजनाओं के साथ जो है नहरों का भी निर्माण जो बहुत तेज़ी से होने लगा। नहरों का निर्माण जो है बहुत तेज़ी से होने लगा। ठीक है, तो इन परियोजनाओं में यानी मध्यम और बृहद सिंचाई के लिए डैम बनाए गए। ठीक है, नहरों का निर्माण करके सिंचाई के कार्य में इनका उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ से जो है खाद्यान्न की उपज की भी अगर जो बात करें तो काफ़ी जो है इसमें परिवर्तन हुए। यानी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जो है इन नहरों और सिंचाई का प्रयोग करके, नहरों द्वारा और परियोजनाओं की सिंचाई का प्रयोग करके आज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का खाद्यान्न उत्पादन में एक अग्रणी राज्य, यानी खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है खाद्यान्न कंटेंट का प्रोडक्शन करने वाला, उत्पादन करने वाला नहरों में कौन है, तो अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और बाद में इसको और ज़्यादा डेवलप करके बाकी राज्यों में भी नहरों का जाल जो है बिछाया गया। ठीक है, तो इन प्रमुख नहरों की अगर जो हम बात करें तो जैसे कि गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है, इस पर बहुत सारे जो है नहरों का निर्माण किया गया डैम बना करके। और इस गंगा के नहरों की बात करें तो चंदौली में बृहद जो है नहरों का जाल बनाया गया है। तो कभी अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो चंदौली में। और इसके साथ ही चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा का दर्जा दिया गया। यानी देश में धान का कटोरा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा का सेंस क्या है कि यहाँ पे कम क्षेत्र में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो नहर का निर्माण होने के कारण जो है चंदौली को धान का कटोरा का दर्जा दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो है नहर का निर्माण जो है ये यहाँ पे किए गए हैं। तो धीरे धीरे इन नदियों को नहरों के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि मध्य गंगा नहर, बीच में निचली गंगा नहर, राम गंगा नहर। यानी जितनी नदियां हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने गंगा यमुना के बारे में बताया था, तो इन नदियों पे क्या किया गया कि धीरे धीरे जो है कैनल बना करके नहरों का निर्माण किया गया। और नहर देखा जाए तो इससे जो है ज़्यादा जो है लगभग जो है एरिया का सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे को जो बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा कैनल सिस्टम की, यानी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर जो प्रणाली है, जिस तरह से देश का सबसे बड़ा जो नहर जो प्रणाली है वो आपका इंदिरा गांधी नहर सिस्टम है, तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अगर जो देखें तो शारदा नहर को याद रखिएगा, शारदा नहर। ठीक है, याद रखिएगा, इसका निर्माण 1930 में किया गया था। कब किया गया था, 1830-40 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, 1830-40 में शारदा नहर का निर्माण किया गया था। और अभी अगर जो वर्तमान में हम बात करें तो लगभग 8 लाख कृषि योग्य भूमि का सिंचाई जो है शारदा नहर से किया जा रहा है। तो कभी अगर जो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नहर प्रणाली कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शारदा नहर हो जाएगा, जो कि 1830-40 में आया था। और उसके बाद जो दूसरी जो नहर जो परियोजना थी तो वो गंगा यमुना नहर परियोजना थी, जो कि इसको 1840-50 में इसको डेवलप किया गया था, आगरा नहर। और पूर्वी गंगा 1840-50 में इसको डेवलप किया गया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह नहर जो है हरित क्रांति में बहुत बड़ा इसका आज के समय में इसका योगदान है इन नहरों का, जिसकी वजह से काफ़ी एरिया में जो है सिंचाई वगैरह का के रूप में इसको प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर जो बात करें तो ये सरजू और घाघरा, ये जो कैनल सिस्टम है, ये जो है
उत्तर प्रदेश के कुछ जिला जैसे कि आपका बस्ती है, गोंडा है, अयोध्या है, ठीक है, इन सब एरियो में सिंचाई के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। जबकि गंडक नहर जो है यह बिहार में इसको जो है कनेक्ट कराया गया है, केन नहर, और ये दोनों जो है एमपी के प्रमुख नहर हैं। तो ये जितने सारे जो नहर हैं, इन नहरों में नहर बना करके उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो बात करें तो और भी कुछ प्रमुख नहरों की, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर है, ठीक है, जो कि इसका प्रयोग जो है झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ही यह सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ पे डैम बना करके बेतवा से नहर निकाल करके और इसको जो है बनाया गया है और इनका सिंचाई में प्रयोग। प्रमुख अगर जो नहर की बात करें तो बाण सागर नहर, यह जो है एक ऐसा नहर प्रोजेक्ट है जिसमें एमपी, बिहार और यूपी, इन तीनों को एक साथ जो है इसमें लाभ मिलते हैं। उसी तरह से रिहंद डैम पे रिहंद नहर बनाया गया है। रिहंद डैम के बारे में मैंने बताया था कि यह बिजली उत्पादन के लिए भी इसको जाना जाता है, और यह कृषि कार्य, मतलब ये जो दक्षिणी जिला है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र, वहाँ पे इस नहर से काफ़ी जो सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और भी सारे जैसे नहर है, बेलन है, बेनगंगा है, नौगढ़ है, मेजा जलाशय है, चंद्रप्रभा है, अरौरा डैम है। ये जो है यह मिर्ज़ापुर में इन दोनों को, चंद्रप्रभा और अरौरा को बना करके सिंचाई के प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे जो सिंचाई के लिए जो है बहुत सारे इन नहर जो है बनाए गए। तो जो भी महत्वपूर्ण था मैंने आपको जो है इस वीडियो में डिस्कस कर दिया, जो कि सिंचाई के लिए इसको जाने जाते हैं, ठीक है। मौदहा नहर है, धसान नहर है, ठीक है, ललितपुर डैम है, हमीरपुर है, ठीक है। लेकिन आप जो है प्रमुख 3-4 है जो कि आप याद रखिएगा, जिसमें मैंने एक शारदा पे डिस्कस किया था, शारदा नहर, ठीक है, यमुना नहर, और यमुना नहर के साथ साथ जो है गंगा में जो बनाया गया है ऊपरी गंगा का मतलब कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, मध्य गंगा यानी मध्य के उत्तर प्रदेश में निचली गंगा का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है ये पूर्वांचल में जो गंगा से जो नहरों का जो जाल जो निकाला गया ये निचली गंगा के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे छोटे बड़े नहर हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 2-3 नहर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, और देश की सबसे बड़ी जो नहर जो प्रणाली है वो आपका इंदिरा गांधी नहर सिस्टम है, जिसे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है, हरियाणा है और हिमाचल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लघु सिंचाई के लिए। तो लघु सिंचाई के रूप में कुछ योजनाएं लाई गई जो कि छोटे छोटे जो है वो बना करके इसमें जो है उसका निर्माण किया गया, ठीक है। जैसे निःशुल्क मोरिंग योजना है, हैवी रिंग मशीन के द्वारा जो नलकूप वगैरह लगा करके छोटे मोटे एरिया को, और ये जो जितने सारे ये जो दिख रहे हैं इसका मेनली यूज़ जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो यह पठारी क्षेत्रों में, यानी ये जो भावर वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर जल बहुत कम से कम मिलता है, उत्तर प्रदेश के मैप में जहाँ पे जल बहुत कम से कम मिलता है, ये नीचे वाला जो एरिया, ठीक है, यानी ललितपुर से ले करके सोनभद्र के क्षेत्र में इन सारे जो छोटे छोटे लघु सिंचाई के लिए छोटी छोटी मशीनें लगा करके और बहुत ही छोटे एरिया को सिंचित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगले क्रम में इन नदी के बाद जो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर की, जो कि इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो नहरें कैसे निकाली गई, नदियों से, झीलों से निकाले गए। तो हम लोगों ने पहले झील के बारे में जाना, फिर सिंचाई के सिस्टम को समझा, और अब आगे इसी वीडियो में हम क्या जानेंगे, प्रमुख शहरों के बारे में, ठीक है, प्रमुख शहर के बारे में, और ये शहर जो है किस नदी के किनारे बसे हैं, इस पे जो है हम बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें बिजनौर की। तो बिजनौर भी क्या, बिजनौर और सहारनपुर ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के अंतर्गत आते हैं। और ये जो दोनों जो शहर है, तो बिजनौर की अगर जो हम बात करें तो बिजनौर से गंगा निकल कर के आती है, यानी बिजनौर जो गंगा नदी के तट पे है, जबकि सहारनपुर की अगर जो बात किया जाए तो यह यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभी स्टेट के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ शहरों का नाम दे देगा
और कुछ नदी दे देगा और आपको उनको मैच कराना रहेगा। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार मैंने पूरा एक जो है चार्ट के थ्रू आपको इसको सारी चीज़ों पे हम लोगों ने इसको प्रॉपर जो है डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो बरेली की बात करें तो बरेली और ये मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद की जो बात किया जाए तो दोनों ही, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को एक नदी के बारे में बताया था रामगंगा, याद होगा रामगंगा के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है और यह नदी कहाँ, उत्तराखंड के नैनीताल से निकल करके आती है और इन दोनों शहरों से होते हुए हमीरपुर के निकट जा करके कहाँ, गंगा में संगम कर जाती है। तो बाय द वे अगर जो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बरेली और मुरादाबाद किन जो है किन नदी के किनारे बसे हुए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामगंगा। ठीक है। वहीं अगर जो हम प्रयाग की बात करें तो प्रयाग में आपको भी पता है कि गंगा और यमुना का संगम होता है, गंगा और यमुना का संगम होता है, तो आप आराम से बता लेंगे। ठीक है। और प्रयाग के बारे में आप लोगों को ये भी पता है कि इसी तट पे क्या कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो गंगा और यमुना के तट पे ही होता है। शहर कौन सा, प्रयागराज है। ठीक है। वहीं अगर जो हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज और कानपुर में यह जो है ये दोनों शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कन्नौज और कानपुर कहाँ पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जबकि गाजियाबाद की जो बात करें तो वहाँ मेरठ से निकलने वाली एक छोटी नदी है जिसको हिंडन नदी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हिंडन नदी। क्या, हिंडन नदी। यानी गाजियाबाद जो हिंडन नदी के तट पे है, जबकि कन्नौज और कानपुर जो है यह गंगा नदी के तट पे है। वहीं अगर जब हम आगरा और मथुरा की बात करें तो यह जो है यमुना नदी के तट पर है। और इटावा की बात करें तो यह भी जो है यमुना नदी के तट पे। इटावा में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के महू से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है, चंबल। क्या है, चंबल। तो ये जो है ना इटावा में आकर के चंबल जो है किसके साथ, यमुना के साथ संगम कर जाती है। तो आपके एग्जाम में होगा क्या कि जनरली जो है ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर या तो जमुना हो सकता है, जमुना, इसको यमुना हम बोलेंगे। ठीक है। जमुना का मतलब वो ब्रह्मपुत्र का कंसेप्ट हो जाएगा, जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है। यमुना ही बोलते हैं, यमुना और ये चंबल, ये दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है। आगे अगर जो आगरा मथुरा की बात करें तो ये जो दोनों शहर कहाँ स्थित हैं, तो यह जो दोनों शहर यमुना तट पर ही स्थित हैं। अब आगे जो कुछ और प्रमुख शहर हैं, जैसे कि प्रमुख शहर हैं कौन कौन से, जैसे मिर्ज़ापुर, वाराणसी। तो मिर्ज़ापुर वाराणसी यानी गंगा जब आगे जब बढ़ती है, अपने निचली गंगा का जो क्षेत्र जो नहर वाला जो मैंने बताया था, तो मिर्ज़ापुर और वाराणसी ये दोनों शहर गंगा नदी के तट पे हैं। जबकि वहीं जो है जौनपुर सुल्तानपुर की अगर जो बात करें तो यह गोमती नदी के तट पर है। गोमती नदी के बारे में मैंने बताया था कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पीलीभीत से होता है। कहाँ से होता है, पीलीभीत से। और पीलीभीत से निकल करके यह नदी लखनऊ से होते, यानी लखनऊ के बीचों बीच प्रभावित होते हुए यह नदी जो है जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर से आगे निकल करके गंगा में संगम कर लेती, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जो गंगा का उत्तर प्रदेश के प्रमुख गंगा में जब डिस्कस कराया था तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है। वहीं अगर जो हम फैज़ाबाद की बात करें, देखिए इसमें दो चीज़ें आपको मिल रही हैं। फैज़ाबाद की जो बात करें तो प्रमुख नदी कौन सी है, घाघरा है, घाघरा है। जबकि अभी रिसेंटली देखा जाए तो फैज़ाबाद को ही अयोध्या बना दिया गया है, फैज़ाबाद को ही अयोध्या बना दिया गया है। लेकिन अगर जो पहले देखा जाए तो अयोध्या एक फैज़ाबाद जिले का एक छोटा सा स्थान हुआ करता था। और यह नदी कौन सी थी, तो सरयू थी, एक इसी की सहायक नदी है, जो कि ये जो है इसी का बोला जाता है कि घाघरा नदी जो है कुछ समय के लिए अपने आप को टर्न करके अयोध्या आई, क्योंकि यह जो है श्री रामचंद्र जी के घर जो है इसको मिलते हुए जाना था। तो अगर जो बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दे कि अयोध्या किस नदी के तट पे, और ऑप्शन में अगर जो घाघरा नहीं होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सरयू हो सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और अगर जो सरयू नहीं रहेगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा, घाघरा होगा। क्योंकि अगर जो अयोध्या देने का मतलब क्या है कि अब ये फैज़ाबाद के बारे में आपसे जानना चाह रहा है, क्या फैज़ाबाद के बारे में जानना चाह रहा है, तो इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी है। कौन सी नदी है, राप्ती,
नदी कौन सी है? राप्ती है। ठीक है, तो राप्ती नदी को याद रखिएगा। राप्ती नदी के बारे में मैंने उद्गम बताया था कि कहाँ से नदी निकलती है। तो यह नदी जो है प्यूनाथ एक जगह है नेपाल का, नेपाल का एक जगह है। ठीक है, नेपाल का एक जगह, इसका नाम क्या है? प्यूनाथ। प्यूनाथ की पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है, यहीं से निकलती है। और राप्ती नदी आ करके गोरखपुर के आगे एक जगह जिला पड़ता है देवरिया, और बरहज में आ करके यह जो है घाघरा में संगम कर जाती है। ठीक है, तो ये जो रहा उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे जो है प्रमुख बसे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 चीज़ को कवर कर लिया, सिंचाई को जाना, झील को जाना और नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर को जाना। फिर अगला जो हमारा जो वीडियो होगा तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का होगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर जो इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जो कि आने वाले जितने सारे एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम का सबको जो एक साथ लाभ मिल सके। थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन। ये सारे टॉपिक को आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगला मेरा जो वीडियो जो होने वाला है तो इसी से रिलेटेड जो कुछ MCQ के साथ जो हम हाजिर होंगे, जो कि 2020 सीरीज के नाम से इस प्लेटफॉर्म पे जाना जाता है। थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन।